तो चलिए यार, आज से फाइनली हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं। अब जो है पर डे सेट का वीडियो जो है हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत ये हो रहा था कि पिछले कुछ टाइम से जो है लोगों का लगातार प्रॉब्लम हो रहा था कि वो बेचारे सॉल्यूशन देख नहीं पा रहे थे। जो जीवन ज्योति में सेट चलता है उसका काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोगों को खड़ा होने में भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो लगातार लोग बोले जा रहे थे यार, आज से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर लिए हैं। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि अगला जो 2 मंथ है यानी ग्रुप डी के पेपर तक जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे जैसे भी हो कोशिश करेंगे पूरा कि इसको कंटिन्यू कर लें, ठीक है ना बात। और थोड़ा बहुत अगर कोई इशू आएगा तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे 1-2 दिन में धीरे धीरे ये सारा चीज़ जो है सही हो जाएगा। और हम भी थोड़ा भी शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसे यहाँ पे बैठ के पढ़ाने में उतना मज़ा आ नहीं रहा है। लेकिन 2-3 दिन में फैमिलियर हो जाएंगे तो सारा चीज़ ढंग से चलने लगेगा, ठीक है ना बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और तो नहीं कुछ, चलिए देखिए। का 12 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य जो है 233 रुपये है। यार ऐसा करते हैं कि पेन का कीमत मान लेते हैं 100 रुपये पर पीस, यानी एक पेन का कीमत 100 रुपया है और पेंसिल का कीमत है 22 रुपया पर पीस, ठीक है। तो 12 पेन का कीमत क्या हो जाएगा भाई, आप बोलेंगे सर 12x, और 7 पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा 7/, और इसको मिलाकर टोटल कीमत है 233। अपने पास एक तो इक्वेशन ये हो गया यार, ठीक है बात। अब नेक्स्ट देखिए, आगे कहा इसने कि पेन का जो मूल्य है, पेन के मूल्य में 1.5 रुपए की कमी होती है एवं एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि होती है। तो भाई अगर पहले पेन का इनिशियल प्राइस 100 रुपये था, 1.5 रुपया घट गया, यानी कि नया कीमत क्या हो गया, तो x-1.5, ये एक पेन का कीमत। अच्छा, पेंसिल का कीमत 22 था, 1 रुपये बढ़ गया, यानी कि अब प्राइस कितना हो गया, तो 22+1। अब इसने बोला कि सर 2 पेन और 3 पेंसिल का जो अब प्राइस है ये 48 रुपए है। तो भाई एक पेन का कीमत इतना है तो 2 पेन का प्राइस कितना, 2 से मल्टीप्लाई। एक पेंसिल का कीमत इतना, 3 पेंसिल का कीमत 3 से मल्टीप्लाई, और इसको मिलाकर जो अब टोटल प्राइस होगा ना ये 48 है, यानी 48 रुपए है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2x माइनस 1.5 गुना 2 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 3 एकम 3 बराबर 48। अब भाई ये -3 + 3 कट गया, आ गया 2x प्लस 3 बराबर 48, ठीक है ना। देखिए यार, इसको आपको इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ये है कि प्रैक्टिस से आपका स्पीड थोड़ा सा इंप्रूव है तो थोड़ा और जल्दी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो पेपर में जब पहली बार लोग इस तरीके का सवाल देखता है उसको पढ़ने में ही कम से कम 20 से 22 सेकंड का समय लग जाता है। तो पहले से ऐसा सवाल किया रहेगा तो आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, बाकी इतना करना ही पड़ेगा आपको। अब देखें यार, यहाँ पर एक चीज गौर करिए, आप तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व बचपन से करते आ रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स और वाई में से किसी एक का जो है कॉफिशियंट सेम कर लीजिए। यहाँ देखिए एक्स का कॉफिशियंट 12 है, भाई यहाँ एक्स का कॉफिशियंट 2 है, तो सेम कर लेते हैं यार। तो इसमें 6 से गुना करिएगा, तो 6 से जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 6 गुना 3 18 बराबर 48 गुना 6, 6 × 8 = 48, 24 × 4 = 28, यानी 288। अब आप करें क्या कि इसमें से, यहाँ देखिए क्या मिस्टेक हो गया, ये चीज दिक्कत है यार, ये 12 है। अब करिए क्या, इसमें से अगर इस इक्वेशन को आप घटाइएगा तो 12x से 12x कैंसिल, अरे भाई घटाएंगे तो 12x से 12x कैंसिल। अब 18 में से 7 घटाइए तो 11, 288 में से 233 घटाएंगे तो 55, 11 से काटिएगा तो बाई बराबर कितना आ गया 5। अब करें क्या, बाई का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, x आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप रखेंगे बाई का वैल्यू तो 5 × 3 15 हो जाएगा, 15 इधर आके 48 में से घटेगा तो 33 यानी 2x बराबर 33। तो x बराबर क्या हो जाएगा 33/2। तो को नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लेना 2x प्लस, बाकी इतना बेसिक चीज लिख के करेंगे ना भाई, तो एक तो ऐसे ही इसमें टाइम ज्यादा लगना है, लिख लिख के करेंगे तब तो हो गया। 15 उधर जाके घटेगा 33, तो x बराबर क्या हो जाएगा 33/2। इस चीज को मेंटली कर लेना है भाई, ठीक है। देखिए अब x और y दोनों का वैल्यू आ गया यार। अब आपसे पूछा है कि बताइए 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। भाई 4 पेन का कीमत, तो एक पेन का कीमत है 33/2, तो 4 का कितना 4 से मल्टीप्लाई। भाई एक पेंसिल का कीमत है 5 रुपया
और लेना भी है क्या पेंसिल, एक ही पेंसिल, तो 5 हो जाएगा। 2 दूना 4, 66 प्लस 5 कितना हो गया, 71 भैया। करेक्ट है ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन। देखिए यार ये बहुत आसान सा सवाल है। कहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है ना भाई ये चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर इसने बोला आयत का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है आप सबको पता होगा, परिमाप होता है 2 × L+B, यानी कि 2 गुना L+B, 3x+x कितना 4x इक्वल्स टू 48, 48। तो 4 × 2 8, 8×6 = 48, तो x का वैल्यू 6 आ गया। कहा कि उसकी चौड़ाई बतानी है आपको, भाई चौड़ाई कितना है x, और x का वैल्यू क्या है 6, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए हो जाएगा ना। देखें यहाँ देखिए, कहा त्रिभुज ए बी सी में बी डी जो है ए सी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है। ये ध्यान से समझिए, बी डी ए सी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है। भाई ये ट्रायंगल है मान लीजिए अपना, ये त्रिभुज है ए बी सी, ए डी। कहा गया कि बिंदु डी ए सी पर है, बिंदु डी जो है ए सी पर है, ये डी है। और इसने बोला है कि बी डी जो है ए सी पर लंब है। बी डी जो है ए सी पर क्या है भाई, लंब है। बीडी लंब है एसी पे। जब भी परपेंडिकुलर होगा ना तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल बनाना नहीं भूलिएगा। कई बार लोग यही चीज नहीं, लाइन तो ड्रॉ कर लेता है पर ये इन छोटे छोटे चीजों पे ध्यान नहीं रखता, तो सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, थोड़ा क्या मतलब कर नहीं पाइएगा। तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का ये सिंबल ध्यान में रखिएगा। जब भी लाइन परपेंडिकुलर होगा तो ये सिंबल ध्यान में रखना है, ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बात। अब आगे इसने बोला भाई कि एंगल डी ए सी 44 है। डी ए सी नहीं, थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे बी होगा। एंगल डी बी सी 44 है, तो डी बी सी भाई ये वाला एंगल जो है ये 44 है। फिर इसने बोला ई जो है बी सी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि एंगल सी ए ई 34 है। ई जो है बी सी पर होगा कहीं, यहाँ पे मान लेते हैं ई है। अब कह रहा है सी ए ई जो है 34 डिग्री है, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ना। सी ए ई 34 डिग्री है, सी ए ई ये वाला जो एंगल है ना भाई ये है 34 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल ए ई बी का माप क्या होगा, ए ई बी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये ठीक है ना। बहुत आसान है, आप अगर ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, गौर से एकदम देखिए, ये दिख रहा है आपको। पहले इस ट्रायंगल पर फोकस करिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो बताइए ये एंगल कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है सर, ये 90 है, और ये कितना है 44 है। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है भाई, होता है ना। अगर एक 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 44 है तो 90 में से 44 घटाएंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्लियर है बात, हो जाएगा। अब करा है एंगल ए ई बी यानी ये एंगल निकालना है, तो बताइए तो जड़ा, ये देखिए ध्यान से। मान लो भाई ये ट्रायंगल है ए ई और सी, ये 34 डिग्री है भाई यार, ये 46 डिग्री है, और आपको ये एंगल बताना है ये वाला। तो आप सबको पता है त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये 34 + 46 कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। जबकि ये और जल्दी आप कर सकते हैं, पर हमको पता है बहुत ऐसे लोग हैं चूंकि काफ़ी टाइम से सेट करा रहे हैं, तो ज्योमेट्री का कोई भी सवाल होता है, चाहे छोटा सवाल हो बड़ा सवाल हो, ज्योमेट्री का कैसा भी सवाल हो, हमेशा बच्चा पूछता ही है वो चीज़। तो थोड़ा सा टाइम लेके हम चीज़ों को समझा दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो अगर कुछ लोग जो होंगे उनको थोड़ा स्पीड को लेके अगर प्रॉब्लम होगा तो आपके पास ऑप्शन है यार, यूट्यूब वगैरह पे आप बढ़ा घटा के जैसे मन करे यार आप देख लेना उसको। देखिए
कहा यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण जो हैं ए बी सी और डी को क्रम से लिया जाए तो उनका रेशियो 3 7 6 4 होगा। तो ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है ये आपको बताना है। क्या ये काइट है, क्या ये रोहम्बस यानी सम चतुर्भुज, रोहम्बस यानी सम चतुर्भुज होता है, क्या ये परलेलोग्राम है यानी समानांतर चतुर्भुज है, ये ट्रेपेजियम यानी समलंब है। क्लियर है ना बात? थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझ लीजिए यार। देखिए जैसे भाई मान लीजिए सम चतुर्भुज, दो चतुर्भुज ध्यान में रखिएगा, सम चतुर्भुज और एक समानांतर चतुर्भुज। ये दो चतुर्भुज ऐसे हैं कि इसमें दो लगातार कोणों का योग, दो पॉइंट ध्यान इसमें रखिएगा। पहला तो ये कि भाई दो लगातार कोणों का योग, दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। और दूसरा चीज ये आमने सामने का कोण बराबर। तभी ये सवाल आप कर पाइएगा, आमने सामने का कोण क्या होगा? बराबर। जैसे मान लीजिए ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो भाई दो लगातार कोण कहने का मतलब हुआ ए प्लस डी, इन दोनों का सम, सॉरी बी नहीं डी, डी भी लिख सकते थे पर ऐसे समझिए ए प्लस डी। सिमिलरली डी प्लस सी बराबर सी प्लस बी बराबर बी प्लस से। दो लगातार कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। जैसे इन दो कोणों का योग डी प्लस सी का योग, सी प्लस बी का योग, बी प्लस ए का योग, यानी दो लगातार कोणों का योग कितना होगा? 180। जैसे मान लीजिए अगर ये कोण है 60 डिग्री, तो भाई ये कोण कितना हो जाएगा? 120। तब तो 120 और 60 80 बनेगा। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो आप दो चीज समझ रहे हैं कि दो लगातार कोणों का तो योग 180 हो रहा है सर, और साथ के साथ आमने सामने का जो कोण है ये भी क्या हो रहा है? आमने सामने का कोण जो है ये भी इक्वल है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो चतुर्भुज कौन कौन? सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज। क्लियर है बात? दूसरा चीज समझिए यार, एक होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं। ये क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, अब सर्कल के परिधि पर ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों कॉर्नर वृत्त के परिधि पर स्थित, जैसे ये है ए बी सी और डी, इस चतुर्भुज का जो चारों कॉर्नर है ये वृत्त के परिधि पर स्थित है या नहीं है? तो इसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग होता है 180। कंफ्यूज नहीं करना, यहां आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन यहां अपोजिट एंगल इक्वल होगा और दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्लियर है ना बात? सिमिलरली बी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है ना बात? तो ये चीज दोनों ध्यान में आप रखिएगा। और आयत वर्ग का तो पता ही आपको। देखिए अब आ जाइए सवाल पे। तो भाई रोहम्बस, अब देखिए ए बी सी डी, इस चतुर्भुज के चारों एंगल का जो रेशियो है भाई 3 7 6 और 4 है। अच्छा, चारों एंगल का सम कितना होता है? चतुर्भुज में 360 डिग्री, चारों एंगल का सम। तो भाई यहाँ रेशियो में 3 7 10 6 16 4 20, 20 यूनिट 360 के इक्वल होगा। तो एक यूनिट क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो एंगल ए 18 गुना 3 54 डिग्री, एंगल बी 18 गुना 7 126 हो जाएगा भाई। ये सी 18 छक 108 और ये 4 कितना हो जाएगा? 18 चौक 72। क्लियर है बात? अच्छा, ए और बी दो लगातार एंगल है, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज बना ही लेते हैं। ए बी और यहां इतना ही देखने से ये तो पता चल गया कि इसका कोई भी एंगल बराबर नहीं है। कोई भी एंगल बराबर नहीं है यानी कि ये परलेलोग्राम तो नहीं होगा सर, ट्रेपे सॉरी परलेलोग्राम नहीं होगा, और रोहम्बस तो होने से रह गया। चूंकि अभी आपने देखा कि सर सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो भाई यहां तो कोई भी एंगल इक्वल है नहीं, तो ये परलेलोग्राम नहीं होगा, रोहम्बस नहीं होगा, और काइट तो ऐसे भी नहीं होगा। तो बच गया एक ही ऑप्शन, कौन सा होगा? ये ट्रेपेजियम होगा। दूसरा तरीका है, आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो कि सर एंगल ए 54 है, एंगल बी जो है ये 126 है, एंगल सी 108 है,
एंगल डी कितना है, 72 डिग्री है, 72 है। तो आप देखिए ये दो लगातार कोणों का योग कितना हो रहा है, 180। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180 है। तो भाई एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि सर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर इंटरसेक्ट करेगी ना, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं कि मान लो ये दो लाइन है, अभी क्लियर नहीं है कि ये पैरेलल है या नहीं, पर मान लीजिए ये दो लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और हम बोले कि एक ही तरफ के ये जो दोनों एंगल है इनका सम 180 डिग्री है, तो आप बोल देंगे कि सर ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब है कि इस चतुर्भुज का ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। और अगर ये दो पैरेलल है तो देखिए पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना है, 180 है। तो भाई ये पैरेललोग्राम होगा नहीं, रोहम्बस होगा नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रेपेजियम ही होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यार इसमें डेटा दिया ही नहीं है, ये ग्राफ का सवाल है, डेटा नहीं दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बहुत आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन करना है। ऐसे सवाल पेपर में आप देखेंगे हमेशा मिलेगा आपको। आसान होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है ऐसे सवालों में। देखिए ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 13 प्लस 5 18, और 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8, 18 गुना 8 144। तो भाई इसके जगह क्या लिख सकते हैं 144, यानी 144 अर्थात 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और कंप्लीट के पावर है 3/2, 8 को लिख सकते हैं भाई 2 के पावर 3, और कंप्लीट के पावर 2/3 डिवाइड। अब यार यहाँ 1/6 पावर में -3 है। देखिए यार पावर में जब माइनस होता है ना, पावर में जब माइनस होता है तो ये इनवर्स हो जाता है, यानी 1/x के पावर 2। सेम इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1/x के पावर -3 है, तो बट्टा में पावर जो भी नंबर है x, इसके पावर में निगेटिव, इसका जो पावर है वो निगेटिव है, तो पावर जब भी माइनस में होगा, पावर जब भी निगेटिव होगा, तो बेस इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स यानी x के पावर क्या हो जाएगा 3, तो 1/x के पावर -3 है, तो बेस इनवर्स हो जाएगा, यानी 6 के पावर 3 हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए भाई पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां बच गया 12 के पावर 3। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कट गया तो 2 के पावर, और डिवाइड 6 के पावर 3। एक बात बताइए, अगर हम आपको बोले 12 के पावर 3 है, इसका मतलब क्या आप बोलेंगे कि सर 2 गुना 6 के पावर 3 लिख सकते हैं यार। अब कंप्लीट के पावर 3 है, ब्रैकेट हटाइएगा, 2 के पावर 3 भी होगा, 6 के पावर 3 होगा, होगा या नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 6 के पावर 3, ये है 2 के पावर 2, और डिवाइड करना है आपको 6 के पावर 3 से, तो इससे ये कट जाएगा। अब भाई बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर जुटेगा 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 कितना 32। और आप चाहें तो 12 का क्यूब भी आपको पता है, उस तरीके से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बेसिक सा सवाल है। 45 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो भाई खंभे को 24 सेकंड में पार कर रही है, तो खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18 से गुना, और टाइम कितना लगा है 24। तो अब काटिएगा 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 3 से काटिए 15, तो 15 चौक 60 गुना 5, 60 गुना 5 कितना हो जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन बी, आसान सा सवाल है, जल्दी से करके निकलिए ऐसे सवालों को। देखिए कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को रिप्रेजेंट करता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा ये पूछा है, और आपको अप्रॉक्स में वैल्यू लेना है। अप्रॉक्स वैल्यू लीजिएगा तो आप देखिए यहाँ 4.98 है, तो आप सबको पता है कि सर डेसिमल के बाद अगर जो डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो अप्रॉक्स में जस्ट अगला इंटीजर ले लेते हैं 3। मान लीजिए डेसिमल के बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट जो है ये 5 से छोटा है, तो अप्रॉक्स वैल्यू 2 ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना बात। तो यहाँ 4.98 है, तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 5 गुना 2 प्लस 1.96 है, तो 2 अगुना 4 माइनस 8/2, अब +1 है, तो भाई 5 गुना 2 10 प्लस 4 दूना 8, अब 2 से अगर 8 को डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा 4 + 1,
तो भाई 10 और 8 18 में से 4 गया 14 प्लस 1 15 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। ये भी वही सवाल है यार, तो आप लोग बताइए। ये देखिए तो 14.99 है, अप्रॉक्स में वैल्यू क्या ले लेंगे 15 इंटू यहाँ क्या रखिएगा 5 प्लस 17 की जगह 18 डिवाइड 2 है तो 3 2.998 है ना तो 3 और प्लस 24.999 है तो ये 25 और डिवाइडेड बाई 5 और माइनस 9 हो गया। 15 गुना 5 75 प्लस 3 से अगर 18 को डिवाइड करिएगा तो 6 प्लस 5 से 25 को डिवाइड करिएगा तो 5 और माइनस का 9। अब 6 5 11 75 प्लस 11 क्या हो जाएगा 86 में से 9 घटाइएगा तो भाई 77 ऑप्शन नंबर। ठीक है चलिए इसको ध्यान से देखिए। कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 और 5 बचता है। कहा यार कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। बड़ी से बड़ी संख्या कहने का मतलब होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF आपसे पूछ रहा है कि भैया वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 158 को डिवाइड करें, 158 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 4 बचना चाहिए और 215 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, यही ना। अच्छा भाई किसी नंबर को या किसी नंबर से अगर आप 158 को डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 4 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 154 उस संख्या से पूरा पूरा कटेगा, हाँ या ना। मान लीजिए हम अगर आपको बोले कि किसी नंबर से आप 15 को डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे तो शेष 2 बच जाएगा या शेष 3 बच जाएगा, शेष क्या बचेगा 3, तो आप बोलेंगे सर 15 को डिवाइड करेंगे शेष 3 बचेगा, इसका मतलब 12 पूरा पूरा कट जाएगा, है कि नहीं, यही ना आप बोलेंगे यार। अब बताइए 215 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसका मतलब है कि 210 उस नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब आप ऑप्शन से देख लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 154 को भी डिवाइड कर रहा हो और 210 को भी डिवाइड कर रहा हो। तो आप बोलेंगे 21, 21 से 7 बार में ये कट जाएगा सर, 21 से 10 बार में तो 21 ही होगा, 18 तो होगा नहीं, 7 से कटेगा पर बड़ी से बड़ी चाहिए 21, आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आसान सा सवाल है ये भी। का एक मिश्रण की 80 लीटर क्वांटिटी में दूध और पानी का रेशियो 3:1 है, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है भाई ये 3:1 है। का यह अनुपात 2:3 करने के लिए, यह अनुपात 2:3 करने के लिए मिश्रण में कितना और पानी मिलाना होगा। क्या ऐड करने की बात कर रहा है, वाटर, वाटर ऐड करना है यार। तो मिल्क का क्वांटिटी सेम होगा, अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क का क्वांटिटी सेम होगा, होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ 2 से गुना कर लीजिए और इसमें 3 से, 2 से इसमें गुना कर लेंगे और 3 से इसमें गुना कर लीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 6 और ये 2, यहाँ 3 से गुना कर लीजिए तो 6 और 9। अब इस अनअरेंज वाला का कोई यूज नहीं है, ठीक है बात। कह रहा है कितना वाटर ऐड करना है, पहले ये बताइए इनिशियल क्वांटिटी कितना है 80 लीटर। भाई रेशियो में इनिशियली क्वांटिटी कितना था तो 6 या 2 8। पूछ रहा है वाटर कितना ऐड किए, तो वाटर 2 से 9 हो गया यानी ऐड किए कितना 7, 8 से 10 बार 10 गुना 7। नेक्स्ट। अब इसका सम निकालना है, ये दोनों जो वैल्यू है इसका सम आपको निकालना है, p बट्टा q यानी फ्रैक्शन के रूप में रिजल्ट बताना है आपको, जहां p और q दोनों इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप सब जानते हैं इसको रेकरिंग के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे भाई तो 0.7, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 9494 बार बार रिपीट करेगा, डॉट डॉट मतलब आगे रिपीटिशन है, तो 94 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। अब अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये है 0.8, कौन रिपीट कर रहा है 76 रिपीट कर रहा है तो 76 के ऊपर रेकरिंग लग जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। इसको सॉल्व करने का तरीका है डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख लीजिए और जिस पर रेकरिंग नहीं है, देखिए 7 पर रेकरिंग नहीं है तो टोटल में से 7 को घटा लीजिए, एवं बट्टा में 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 ठो 9 लिख लीजिए, एक अंक बिना रेकरिंग का है तो एक ठो 0 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है ना ये, और ये देखिए 8.76 में से घटा लीजिए 8 को और बट्टा में कितना हो जाएगा 990, ठीक है बात। अब एलसीएम तो हो जाएगा यार 990। अब अगर इसको घटाएंगे तो ये है 7,
8 और 7 यहीं पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे 8 6 और 8, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे 8 7 15, 8 7 15, 8 8 16, 1655। चाहे तो यहीं पे काट ले या को डिवाइड कर लेते हैं, एक बार में लगेगा, और बच जाएगा ये 5 6, और यहाँ पे भाई कितना 615 बट्टा में 990। अब इसको काट पीट कर लेते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से काटिए ना यार, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 4 9 5 नमा 45, और 5 अट्ठी 40, यानी 1 पूर्णांक 133 बट्टा 198, 1 पूर्णांक 133 बट्टा 198। क्लियर है ना बात? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब का निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का मूल जो है इतना होगा? ये मूल दिया है यानी रूट्स दिया है एक ठो। क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको जब आप सॉल्व करते जाएंगे ना, तो आखिरी में एक्स का वैल्यू आ जाएगा, दो ठो आएगा या नहीं है? बचपन से ऐसा इक्वेशन सॉल्व किया, हजारों बार किए होंगे। एक्स का दो वैल्यू आएगा, यही दोनों वैल्यू को मूल बोला जाता है, या हल लिखा रहेगा, या कई बार रूट मिल जाएगा आपको, या इसी को कई जगह शून्यक लिखा दिखेगा आपको, शून्यक, जिसमें एक वैल्यू को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरा को बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यही सवाल कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक मूल है, सपोज अल्फा, एक मूल जो है ये है 4 - 2√5। अच्छा, ये रूट रूट में वैल्यू का मतलब क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका फैक्टर करके तो आप रूट्स नहीं निकाल पाइएगा। रूट्स निकालने का दो तरीका होता है, एक फैक्टर मेथड होता है, और अगर जिस क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो रहा है तो सीरीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है, ये आपको याद आ रहा होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac या बट्टा में 2a, इस वाला चीज से निकाल लेते हैं। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है किसी द्विघात का तो इस वाला फॉर्मूला को यूज करके उसके रूट्स हम लोग निकालते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर √5 है, इसका मतलब है कि वैसा क्वाड्रेटिक होगा जिसका फैक्टर से रूट्स नहीं निकाल पा रहे होंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा के रूट आया होगा। अब ये फॉर्मूला लगा के रूट आया है तो इसमें एक वैल्यू जो है प्लस में होगा और दूसरा वैल्यू माइनस, इसका मतलब यही तो हुआ यार, एक प्लस में होगा और एक माइनस में यहाँ बीच में होगा, यानी कि इसका दूसरा जो मूल होगा यानी जो बीटा होगा वो क्या होगा 4। अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2√5। अब समीकरण निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, 4 + 4 8। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, मूलों का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट निकालिएगा भाई, तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 4 - 2√5 इंटू 4 + 2√5। अब यार ये a है माइनस बी, और ये a प्लस बी, और आप सबको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो मौखिक करिए, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 × 5 = 20, 16 में से 20 घटाइएगा तो माइनस का, 16 में से 20 घटाएंगे माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है बा, लोग नहीं समझ पाए होंगे तो ये ऐसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी यानी 2√5 का स्क्वायर। तो भाई 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 × 5 = 20, 16 में से 20 घटाइएगा -4 आएगा। पर इतना नहीं करना है, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि हमको पता है आप लोगों के बारे में, आप में से बहुत लोग इस चीज़ को समझ जा रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि सर इतना बताने का कोई ज़रूरत नहीं यार, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत होता है तो उनके लिए थोड़ा बताना पड़ेगा हमको, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 8x, और अल्फा इंटू बीटा -4 है, तो ये प्लस इंटू माइनस -4 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है जरा चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x -4, ऑप्शन नंबर। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट है, सॉरी यार सॉरी। देखिए, का एक खुदरा विक्रेता अपने सामान पर 25% का जो है व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर
पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है। यानी कि पहले जो है बिजनेस पे मतलब व्यापारिक छूट 25% दे रहा है सामान पे, और उसके बाद अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो 8% का और डिस्काउंट दे देगा। और कहा कि उसके बाद भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। सोचिए इस तरह से वो प्राइस अरेंज किया होगा, एडजस्ट किया होगा कि पहले 25% आपको डिस्काउंट दिया, उसके बाद बोला कि भैया अगर कैश पेमेंट करेंगे तो जाइए 8% का डिस्काउंट आपको और दे देंगे, उसके बावजूद भी उसको 17.3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सबको पता है कि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा सर। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है भाई, 17.3% का प्रॉफिट हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 117.5 होगा। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगा। अब ऊपर वाला डेटा को हम लोग यूज करते हैं। एक बात बताइए, विक्रेता जो है 25% छूट दिया, उसके बाद कैश पेमेंट पर भी 8% छूट दिया है, तो इस डेटा को यूज करके एमपी निकाल लेते हैं। एमपी निकालने का क्या जरूरत पड़ गया सर? तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना भाई गौर से, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूछा सवाल में क्या है, कहा अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कंपैरिजन किया है, तो आपको मार्क प्राइस तो निकालना ही पड़ेगा ना यार। तो देखिए अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। तो अगर 117.5 में बेचे हैं, कब बेचे हैं? 25% छूट देकर। तो भाई 25% अगर डिस्काउंट दिए हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75। अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से गुना। अरे भाई जैसे सेलिंग प्राइस है मान लीजिए कि 245 रुपया, ठीक है, हम बोले कि भाई 15% डिस्काउंट दिए हैं, तो आप बोलिएगा ना 15% डिस्काउंट दिए हैं तो सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 85% है। यानी कि सेलिंग प्राइस 245 है, परसेंट में सेलिंग प्राइस कितना है? 85। क्रय मूल्य निकालिए या अंकित मूल्य निकालिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, देखिए अब ये एक बार आ गया, उसके बाद कह रहा है कि भैया 8% छूट और दिए हैं, तो 8% छूट यानी सेलिंग प्राइस 92 हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से अंकित मूल्य निकालना है, 100 से गुना कर लिए। अब भाई इसको मेन काट पीट करना है यार। देखिए डेसिमल अगर यहाँ से हटाइएगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? अब काटिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब 4 से काटिए, 23 चौक 92। अब 23 से अगर इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 23, 3 से, सॉरी 3 से, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे जो है ये भाई 5 नहीं, ये 3 होगा। सही है, 3 से काटिएगा इस चीज को तो 3 तिया 9, 3 नमः 27, 3 एकम 3, 391। अब 23 से काटिएगा तो 23 से कटेगा भाई एक बार में, बच गया 6 और एक एक। 23 से 7 बार में 17। तो यहाँ पे देखिए 17 और ये 10 बच रहा था, तो 17 गुना 10 170 आ गया। यानी कि मार्क प्राइस 170 है और कॉस्ट प्राइस 100 है। कह रहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा था। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 70 ज्यादा है। कितना से? 100 से, यानी कि 70% एक्स्ट्रा रखा था। ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए देखिए, का एक समकोण त्रिभुज की भुजा x-2 x-4 और x है, तो इसका एरिया आपको बताना है। भाई समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज ही देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है यार। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा जो होती है ये कर्ण होती है, तो ये x हो जाएगी। अगर ये x-2 लेते हैं तो ये x-4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक तो तरीका है कि आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लगा लीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू रख के आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है बात। अब दूसरा तरीका ये है कि आप पहले ये चीज बताइए, तीनों साइड राइट एंगल का आपको पता है, अब इन तीनों को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन है? ये तो फिक्स हो गया कि सर एक सबसे बड़ा। अगर मेन सवाल ये है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा साइड कौन है, x-2 छोटा है या x-4 छोटा है, तो आप बोलेंगे कि सर देखिए ये कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 10, अब इसमें से, या मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं यार, मान लीजिए कि ये है 20, अब इसमें से 7 घटाइए तो रिजल्ट क्या आएगा? 13।
अब यार 20 में से मान लीजिए 3 घटाइए तो रिजल्ट क्या आएगा 17, यानी कि फिक्स वैल्यू में से अगर बड़ा रिजल्ट घटाएंगे तो वैल्यू छोटा आएगा, और छोटा नंबर घटाइएगा तो रिजल्ट क्या आएगा बड़ा आएगा। तो x में से 4 घटाएंगे और यहाँ x में से 2 घटा रहा है, तो बड़ा वैल्यू घटाइएगा तो रिजल्ट कम रहेगा, यानी कि ये सबसे छोटा साइड है, छोटा है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइड है, ये बड़ा है, और ये बीच वाला यानी मंझोलका है। ठीक है, तो सबसे छोटा है x-4, फिर हो गया x-2, और ये x हो गया। अब इन चीजों का कोई यूज नहीं है, मतलब ऐसे भी यूज नहीं था। जिनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया वो इस चीज को देखते ही समझ जाएंगे कि सर सबसे बड़ा साइड x है, सबसे छोटा x-4 है, और सबसे बड़ा जो है x-2 है। अरेंज कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे ये कितना ज्यादा है भाई, तो आप बोलेंगे सर 2 ज्यादा है। इससे ये कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है, यानी कि इनके बीच का गैप सेम है। गैप क्या है, सेम है। तो इकलौता ट्रिपलेट कौन है जिसके बीच का गैप सेम है, तो आप बोलेंगे 3, 4, 5। ये इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, यानी कि दो लगातार टर्म के बीच का गैप सेम है। यहाँ गैप कितने कितने का है, एक एक का है, पर यहाँ गैप कितने का है, 2 का। तो भाई ऐसा करिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 6, 8, और ये 10। गैप कितने का, 2 2 का हो गया, यानी x का वैल्यू 10 हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। अब पूछा है आपसे कि एरिया बताइए। राइट एंगल का एरिया होता है हाफ पी इंटू बी, ये तो कर्ण है सबसे बड़ा वाला ना, तो p6 b8, 2 गुना 3 6, 8 गुना 3 क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन डी। ठीक है बा। अब ये देखिए, दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका एलसीएम 306 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो ऑप्शन से देख लेते हैं यार, 14 + 21 35 है, 16 19 ये भी 35 हो रहा है, 17 + 18 ये भी 35 हो रहा है, 13 + 22 ये भी 35 हो रहा है। अब एलसीएम 306 होना चाहिए, तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 दोनों में कॉमन है, तो 2 गुना 3, ये तो होगा नहीं। भाई यहाँ पे तो 9 6 54, ये कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम के लिए दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुना 6 4 इकाई अंक आएगा, तो ये भी नहीं होगा, पर एलसीएम का यूनिट डिजिट 6 है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन है नहीं है, कॉमन है क्या 17 18 में, तो आपको बोले कि 17 और 18 का एलसीएम लीजिए, तो आप सीधे गुना करेंगे, तो जब गुना करिएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब यहाँ भी यूनिट डिजिट देखिए, 13 दूना 26 6 हो रहा है, सॉरी 3 दूना 6 6 हो रहा है, यानी यही दोनों में से कोई रिजल्ट होगा, है कि नहीं। इन दोनों में से कोई एक नंबर रिजल्ट होगा, तो इसको गुना करना आसान है, देख लेते हैं। 13 दूना 26 हाथ में रहा 2, 13 दूना 26 और 2 28, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 286 है, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक, माध्य और भाई बहुलक ये दोनों दिया है। कहा प्रयोग सिद्ध सूत्र का उपयोग करके आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। आप सबको पता है माध्य माध्यिका बहुलक में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, क्या होता है भाई, तो बहुलक इक्वल्स टू बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। जानते हैं ये चीज। बहुलक दिया है आपको कितना, तो 61.1, 3 माध्यिका निकालना है एम, अब माध्य है 58.7, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 2 × 5 = 10, 1 × 11, ये चीज इधर आके जुड़ जाएगा, तो 4 × 1 = 5 पॉइंट, 7 और 1 8, 6 और 1 7, और बराबर 3m। 3 से काटिएगा भाई, तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, यानी 59.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी आसान सा सवाल है। एक किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना समय में कर देगा, तो यार 15 और ये 20, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, टोटल वर्क 60 हो गया। 15 चौक तो एक का क्षमता 4, 20 दिया तो दूसरा का क्षमता 3, यानी 4 आती 7, 60/7, तो ये कौन सा हो जाएगा, 49 नहीं, 10 × 7 = 70, 8 × 7 = 56, यही होगा ऑप्शन। अब देखिए, ये क्लास दिया है भाई, ये क्लास दिया है, देखिए ध्यान से, ये
है ना। ये टोटल इस चीज का जरूरत नहीं था, फिर भी इसने दे दिया है, जरूरत था। आगे पता चलेगा क्यों इसका जरूरत था। देखिए, अब इसका बंटन का जो माध्य है, ये माध्य दिया है, और आप सबको पता होगा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब क्या होता है, योग। सिग्मा मतलब योग, यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग नीचे लिखिए, और ये जितने भी चर मान है उसका ये फ्रीक्वेंसी होता है, और सभी चर मान का योग ऊपर में लिखना है, ठीक है बात। तो माध्य दिया है 54, तो आप बताना माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। यानी कि भाई यहाँ पे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी 7 है, तो यहाँ से कई बार बच्चा को लगता है सर जीरो लेना है या 20 लेना है, तो भाई ना जीरो लेना है ना 20 लेना है, इन दोनों के बीच वाला वैल्यू लेना है। और बीच वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बीच वाला वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। बीच वाला वैल्यू यानी कि मीन, मीन मतलब माध्य, माध्य एवरेज, एवरेज निकालने का तरीका है फर्स्ट और लास्ट का योग बाई टू। तो 20 प्लस जीरो 20 बाई टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ 40 अभी 60 का आधा, 60 है 40, 100 का आधा 50, 80 और 60 140 का आधा 70, 180 का आधा 90। तो भाई यहाँ पे देखिए 7 गुना 10 70, प्लस 11 तिया 33, 50 x, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 630, प्लस भाई साइड में टोटल यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़ के नहीं लिखना है, ये 50 दिया है 50। अब क्रॉस करिए, जीरो 5 चौक 20 25, 26, 25 × 27, ठीक है। और ये हो जाएगा 330 70 400 और 630 यानी कि 1030, प्लस 50 x और प्लस 90। भाई भाई 1030 इधर आके घटेगा, क्या बचेगा, 0 7 6 1070, और ये हो गया 50 x प्लस 90। भाई 10 से डिवाइड कर देते हैं यार, ये आ जाएगा 5 x प्लस 9 बराबर 167। एक कहानी तो ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपको एक्स और वाई कैसे मिलेगा, तो एक्स और वाई तभी निकाल पाइएगा जब दो इक्वेशन होगा आपके सामने, दो इक्वेशन होगा तभी ना एक्स और वाई निकलेगा। तो एक और इक्वेशन कहाँ से प्राप्त होगा सर, तो यहाँ देखिए, जितना भी फ्रीक्वेंसी है ना भाई, जितना भी फ्रीक्वेंसी है, सारे फ्रीक्वेंसी का जो सम है, कहा है ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम आपको कितना है, सारे फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, सारे फ्रीक्वेंसी का योग 50 है। जोड़िए, 11 7 18, 18 और 9 क्या हो जाएगा, 18 और 9 27, प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 50, एक्स प्लस वाई बराबर 27, उधर जाके घटेगा 23 हो गया, 23 हो गया है कि नहीं, 13 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 13। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो आप करिए क्या, इसमें 5 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 65। अब यार इसमें से अगर इसको घटा दीजिएगा तो 5x से 5x कैंसिल, 9y माइनस 5y करिएगा तो 4y बराबर 167 में से 165 घटाइएगा तो 102 आ जाएगा। नहीं यार कहीं गलत हुआ है, 11 7। 23 होगा यार, ये सब यहाँ आप इसको ट्राई करें, 23 बचे क्या हो जाएगा, अब घटाइए 167 में से 115 घटाइएगा तो क्या बचेगा भाई, बचेगा सर 4 से काटिएगा तो बाई बराबर 13, बाई का वैल्यू 13, एक से निकालना है, बाई का वैल्यू कहीं रख लीजिए, बाई अगर 13 रखेंगे तो का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 आ गया, और पूछा है 2x प्लस 3 बाई 2x यानी कि 10 दूना 20, 3 बाई यानी 13 तिया 39, 40 प्लस 20,
का एक दुकानदार एक वस्तु पर ₹X मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% छूट देता है और वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% बैट लगाने के बाद ₹432 में बेचता है। एक्स का मान बताइए। एक्स मार्क प्राइस है ना, एक्स अंकित मूल्य है। एक्स क्या है? अंकित मूल्य है। तो भाई एक्स जो है ये मार्क प्राइस है। अब कहा क्या कि उसने अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है भाई, तो 1/5 डिस्काउंट दिया यानी बेचा 4/5 में। अब का छूट देने के बाद इस पर 12.5% बैट लगाता है। बैट कहने का मतलब होता है टैक्स। अच्छा, टैक्स किसी भी चीज पे लगता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टैक्स लगने का मतलब प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 यानी कि भाई 8 का चीज जो है टैक्स लगने के बाद 9 का मिलेगा। ₹1 टैक्स लगेगा तो 8 का चीज 9 में आएगा। और एक्चुअल में ये मिला है आपको कितना में? 432 में। 4 से काटिए 2 बार, 9 से काटिएगा, 9 चौक 36, 9 अठी 72। तो x बराबर 5 × 10 उधर चला जाएगा तो 480। करेक्ट है ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कहा 480 की धनराशि पर 15% के दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है। तो n का मान निकालना है यार। 480 रुपए की धनराशि है यानी ये प्रिंसिपल है और आपको ये साधारण ब्याज दिया है 2160। और आप सबको पता है एस आई बराबर होता है PRT/100। तो एस आई है 2160, प्रिंसिपल है भाई 4800, रेट है 15, टाइम दिया है n/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 15 से कटता है तो काट दीजिए यार 15 से, या 24 दूना, पहले 24 से काट लेते हैं। 24 48 जाएगा। 24×2 = 90। ठीक है, 15×6 = 90। उससे और काट दीजिए 3 बार में, यानी एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखिए, ये भी डेटा मिसिंग है यार, मैं डेटा ही नहीं दिया पाई चार्ट का ये सवाल। अब ये देखिए, ये ठीक सवाल है, थोड़ा है भाई। यहाँ दिया है एक्स बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। 2 बार कॉट लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं? वैल्यू करिएगा। 45 अगर लेंगे तो सी और बी टैली कर जाएगा, है ना। टेन कॉट है तो 90 जीरो ले नहीं सकते। 60 30 पे ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे अच्छा जनरल तरीके से ही कर। देखिए, अब यहाँ सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा लिख सकते हैं और माइनस ये है कॉस थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हो आप? कॉट होता है भाई कॉस/साइन। टेन होता है साइन/कॉस। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कॉस हो जाएगा और क्रॉस करिएगा तो 1 - कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा? तो 1 - कॉस² हो जाएगा। और 1 - कॉस² आप सबको पता है क्या होता है? साइन² थीटा होता है। यहाँ ऊपर में हो जाएगा साइन² थीटा। यहाँ भाई एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्रॉस करेंगे तो ऊपर में ये cos² थीटा प्लस साइन² थीटा। ओके, अब देखिए कटता है क्या कोई? तो सर यहाँ पे साइन² यानी 2 ठो साइन है तो एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 1/sin/cos ना बचा, एगो साइन बचेगा ना, तो sin/cos यहाँ क्या बचेगा? टेन थीटा प्लस ये पूरा देखिए तो cos² प्लस sin² थीटा का वैल्यू 1, तो 1/cos थीटा यानी ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये हो गया x का वैल्यू। अच्छा, यहाँ देखिए बाई बराबर क्या है भाई? तो बाई बराबर है सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। छोटा लिखना। देखिए, बाई बराबर क्या दिया है भाई? सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा
इंटू 1 - साइन थीटा, है ना। अब देखें ध्यान से समझ, ये इसको तो एज इट इज रख लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस सेक से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सेक से दोनों में ना बारी बारी होगा, तो सेक गुना वन क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस सेक गुना साइन करिएगा, अच्छा सेक थीटा गुना साइन करिएगा तो सेक होता है 1/कॉस, इंटू साइन क्या होता है, तो साइन, भाई साइन को आप लिख सकते हैं, ये सेक से गुना करिएगा, सेक गुना वन सेक हो जाएगा, और सेक गुना साइन करिएगा आप, सेक गुना साइन देखें ऐसे, सेक गुना साइन थीटा, तो सेक को लिख सकते हैं 1/कॉस, हो जाएगा ना, और इंटू में साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन होता है कि नहीं, यस सर। तो ये चीज़ इतना नहीं करना था, ये बस मन में कर लेना था। अब बताइए यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो भाई एक्स और बाई दोनों का वैल्यू पता चल गया, आपको बोला एक्स गुना बाई निकालना है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इंटू बाई का वैल्यू वन है तो वन से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा आंसर होगा। क्या हो, इंटू है ना भाई, इंटू है, यहाँ पे भी इंटू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट, का छः के दो क्रमागत गुणज का योग, दो लगातार मल्टीपल का योग जो है 66 है, तो इन दोनों गुणज में से छोटा गुणज, तो छोटा गुणज देखें यार 30 होगा, छोटा 30 होगा, 30 प्लस 36 66 हो जाएगा। अगर ऐसे आप नहीं समझ सकते, 6 का मल्टीपल अगर आप लिखेंगे तो 6 6 दूना 12, 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24, 6 का मल्टीपल लिखिएगा तो गैप कितने कितने का होगा, 6 6 का ही गैप होगा। तो अगर छोटा वाला मल्टीपल x है तो जस्ट इसके बाद वाला मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, 6 ज्यादा होना चाहिए। और कहा दो लगातार मल्टीपल का सम जो है ये 66 है, तो भाई 2x बराबर 6 उधर जाके घटेगा ये 60, तो दो बार x बराबर, सॉरी x बराबर कितना 30 हो गया, यानी छोटा मल्टीपल 30 है, ठीक है ना। जबकि इतना करना नहीं था, ऑप्शन से ये हो जाता। नेक्स्ट देखिए, का 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, ये आपको बताना है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πRH। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, जैसे ये देखिए ये सिलेंडर है भाई, ये सिलेंडर है यार। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब वक्र पृष्ठ एरिया, πRH। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2πRH, यानी वक्र पृष्ठ एरिया में अगर टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ दीजिएगा, टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ देंगे, टॉप और बॉटम का एरिया क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे ये टॉप हो गया, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो कोई भी 3D जब फिगर आप देख रहे होंगे ना, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब टॉप और बॉटम को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया में अगर इसके ये वाला टॉप और ये बॉटम का एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा। भाई टॉप है सर्कुलर यानी वृत्ताकार, बॉटम भी है वृत्ताकार, तो ये दोनों वृत्त का एरिया जोड़ दीजिए तो पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2πr² इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब यहाँ से 2πr कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, एच प्लस आर या आर प्लस एच लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ये। तो 2πr इंटू आर प्लस एच टोटल सरफेस एरिया, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। क्लियर है, तो इतना चीज आप सबको पता है। अब देखें यार, तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा πr इंटू आर प्लस, भाई पाई रखना है तो 11 का मल्टीपल मत देख लीजिएगा, क्योंकि पाई रखा हुआ है, ठीक है, तो 11 का मल्टीपल नहीं चेक करना है, तो 2 पाई, रेडियस दिया है सवाल में 24, इंटू आर प्लस एस, 24 प्लस 6 30,
तो 24 या 72 दूना 144 यानी 1440 पर का नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब कहा इसका वर्गमूल निकालना है, तो भाई यार इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट अंडर वर्गमूल निकालिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी 36 प्लस 14 सॉरी 34 प्लस 16 क्या हो जाएगा 50, और 34 में से अगर 16 घटाइएगा तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई 50, 25 गुना 2 और 18 होता है 9 गुना 2, तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ 2 गो है तो वर्गमूल में 1 आ जाएगा बाहर, 15 दूना का नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं यार। देखिए कहा एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देता है। अच्छा इससे पहले एक चीज समझिए आप, जैसे यार अगर आपको हम बोले कि y2 गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप 2 ठो सामान खरीदिए और एक फ्री में आपको मिलेगा, दो खरीदिए यानी पैसा दिए दो का, एक सामान फ्री में हमको मिल गया, यानी हम घर लेकर आए क्या सामान, कई बार आप जीन्स वगैरह खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे बाई वन गेट वन रहता है, बाई वन गेट वन का मतलब एगो खरीदेंगे एगो साथ में चिपका देगा, यानी कि पैसा तो लगेगा एक ठो का लेकिन सामान लेकर आप आ जाएंगे कितना 2 ठो। वही कहा बाई टू गेट वन फ्री कहने का मतलब खरीदिए 2 ठो, अब मिल जाएगा आपको 3 ठो, यानी पैसा लगेगा 2 का और लेकर आएंगे आप 3 ठो, यानी अंकित मूल्य 3 का है लेकिन आप खरीदे हैं कितना में 2 में। या इसी को जैसे ये चीज समझिएगा, ये ग्राहक के लिए सीपी होगा लेकिन ये दुकानदार के लिए एसपी हो जाएगा, क्लियर है ना बात। मान लीजिए कि हम जो है आपको ये पेन बेचे हैं 50 रुपया में, तो आप 50 रुपए में इस पेन को खरीदेंगे, तो आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए सेलिंग प्राइस है, हम बेच रहे हैं तो वही 50 रुपया मेरे लिए, सॉरी आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, हम बेच रहे हैं तो मेरे लिए वो क्या है सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ग्राहक और दुकानदार के हिसाब से वेरी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 3 का चीज था आपको 2 में मिल गया, डिस्काउंट कितने का है एक वस्तु का। अब यहां से कई बार आपसे पूछेगा डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो आप बोलेंगे एक का डिस्काउंट मिला है सर कितना पे 3 पे, 1/3 कहने का मतलब 33.33% हो, क्लियर है बात। अब जरा बताइए डायरेक्ट, बाय 5 गेट 3 फ्री, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि सर 5 को खरीदेंगे ना तो हमको 3 को फ्री में मिल जाएगा, 5 को खरीदे 3 को फ्री में मिल जाएगा, यानी कि मेरे घर पर आया टोटल क्या सामान 8 सामान, में फ्री वाला है क्या गो 3 को, तो 3 को फ्री है 8 में से, घर पे लोग बोलेगा ना कि अरे भाई 5 को का पैसा दिए थे 8 को कहाँ से लेके आ गए, तो आप बोलेंगे कि देखिए 8 को सामान लिए हैं, इसमें 3 को फ्री वाला है, पैसा 5 ठोका लगा है, 8 सामान आ गया 3 को फ्री का है, परसेंट में कितने का तो 100 का डिस्काउंट, और 3/8 होता है 37.5 पर, ठीक है बात, क्लियर है ना बात। चलिए तो देखिए सवाल यार, कहा एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 5% छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है, और पूरे स्वयं व्यवहार में उसे 33% लाभ होता है, यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है ये बताना है। ठीक ठाक सवाल है, पहले आप ये बताइए तो 5% आपको डिस्काउंट दिया है, ध्यान से समझिएगा, 5% डिस्काउंट दिया है का मतलब क्या हुआ सर, एमपी अगर 100 है 5% डिस्काउंट दिया यानी सामान बेच रहा है कितना में 95 में, तो ये तो पहले अमाउंट वाइज आपको डिस्काउंट दे दिया कि भैया 100 रुपया का सामान है, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा यानी कि सामान आपको मिलेगा 95 में, ठीक है। उसके बाद आपको कहा कि सर देखिए एक और स्कीम है, अगर आप 14 वस्तु खरीदिएगा ना उसमें आपको 2 ठो मुफ्त मिल जाएगा, 14 वस्तु अगर आप खरीदेंगे तो आपको 2 वस्तु क्या मिल जाएगा मुफ्त मिल जाएगा, 5% यहाँ तो डिस्काउंट मिल ही रहा है आपको, इसके साथ साथ 14 वस्तु अगर आप खरीदेंगे तो 2 को आपको फ्री में मिलेगा, तो आप बताइए 2 वस्तु अगर आपको फ्री में मिला है, 14 वस्तु खरीदे हैं 2 को फ्री में मिला है, तो आपके घर पर आया है टोटल क्या वस्तु 16 वस्तु,
परसेंट में कितने का डिस्काउंट मिला, तो 100 से गुना, तो दो एक कम दो, 2 यानी 1/8 अर्थात 12.5% का डिस्काउंट। कई बार यही चीज पूछ देता है कि 14 वस्तु खरीदने पर अगर 2 वस्तु डिस्काउंट मिलता है, तो बताइए 2 वस्तु मुफ्त मिलता है तो डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा, 12.5% का। पर हम लोग को इतना नहीं निकालना है, हमको बस ये देखना है कि सर 2 वस्तु इस फ्री में मिला है, टोटल कितना पर, तो 16 वस्तु पर। यानी कि हमको जो है 1/8 का डिस्काउंट मिला, यानी कि 8 पर 1 का छूट मिला है। सामान 8 रुपए पर 1 का छूट मिला, यानी खरीदे हैं कितना में, मतलब बेच कितना में रहा है, 7 में। बात को यार, या 1/8 का डिस्काउंट मिला, यानी कि बेचेगा फिर से कितना में, 7/8 में। क्लियर है बात, ये आ गया सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट। अब कह रहा है कि भाई दुकानदार को 33% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये दुकानदार का सेलिंग प्राइस है। पहले कहा कि सर 100 का चीज है आपको 95 में दे दे, उसके बाद कह रहा है कि सर आपको 1/8 का डिस्काउंट। और अरे भाई 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री में देने का मतलब क्या हुआ कि 1/8 का आपको और डिस्काउंट दे रहा है, तो 1/8 का डिस्काउंट यानी 8 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि सामान दे रहा है और कितना में, 7/8 में दे रहा है। क्लियर है ना बात ये चीज। तो अब बताइए जरा, ये सेलिंग प्राइस हो गया, 33% लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन सेलिंग प्राइस से कर लिए, 33% लाभ यानी सेलिंग प्राइस 133 होगा। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना। अब ये सेलिंग प्राइस से चेंज होकर आ गया किस में, कॉस्ट प्राइस में आ गया। क्लियर है बात। तो एमपी और सीपी का रेशियो हम लोग पता कर लिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब अगर काटेंगे तो ये भाई 5 से काट दीजिए, 19 बचे 95, 19 133, 7 से 7 कट गया, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में ये क्रॉस करिएगा तो 100 गुना 2, और ये 25 बचे 125। कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, 75। भाई 75 ज्यादा है 125%, 100 से गुना, 25 बचे 125, 25 चौक 100, 5 से काटिए 15 बचे 75, 15 गुना 4 60 हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए ये देखिए, अब कहा है एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का भाई कोऑर्डिनेट दिया है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बहुत तरीका है, मतलब बहुत नहीं, 3 तरीका है सवाल को करने का। एक तो जनरल जो फॉर्मूला होता है उससे आप कर लीजिए, दूसरा जो मैट्रिक्स वाला अप्रोच होता है उससे भी कर सकते हैं, हाँ नहीं तो तीसरा तरीका ये है कि आप इन तीनों वर्टेक्स में से किसी भी एक वर्टेक्स को जीरो कर लीजिए, किसी भी एक वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसको जीरो कर लीजिए। इसी को जीरो कर लेते हैं, तो 3 को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 में से 3 घटाइए सर। 4 को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 घटा लीजिए सर। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट कितना इसका, 0। अब भाई इसमें से घटाएं, सब में से घटाइए, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 4 घटाएंगे। सिमिलरली -3 में से अगर -3 घटाइएगा तो माइनस का, कोई बात नहीं, -3 है, -3 में से अगर 3 घटाइएगा तो -3 और -3 माइनस का क्या हो जाएगा, 6, और 6 में से 4 घटाइएगा तो क्लियर है, अब सेट हो गया। अब आप करिए क्या, इसको एरिया अगर निकालना है ना, तो दूर वाला का दूर वाला से गुण कर दीजिए। 2 गुना 2 कितना, नजदीक वाला का नजदीक वाला से, तो -6 गुना 3 -18 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा 4 + 18/2, 18 4 22/2 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है। अब देखिए 29, ये तो बहुत बेसिक सा। दो संख्याओं का रेशियो 2:7 है, पहली संख्या में 14 वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 कमी की जाती है, तो उनका रेशियो 4:3 हो जाए। आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे आसान यही है, फालतू का वो सब फर्जी चीज़ है यार, ये ऐसे सवालों में यही सब चीज़ सही है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। कहा पहली संख्या में 14 बढ़ा दिए, 2x था 14 बढ़ा दिए तो प्लस का 14 रेशियो। दूसरा नंबर है 7x, इसमें से 6 घटा दिए, अब का इनका रेशियो 4/3 हो। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, 3 से करिए, 3 दूना 6, 7 चौक 28, 6x और ये 28x, अंतर कितने का हो जाएगा, 22x बराबर 14 गुना 3 42, 6 चौक 24, तो ये 42 और ये है 24, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अंतर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 62। 22 से काट दीजिए तो x का वैल्यू 3।
अब नहीं अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है तो कभी कैलकुलेशन का वीडियो हम बना देंगे, उसमें बहुत सारा जितना भी कैलकुलेशन का तरीका है वो हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना कर लीजिए। 22 × 66 तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया। दोनों मूल संख्याओं का योग, इनिशियल का योग 7 दूनी 9, 9x, एक्स बराबर 3 तो 9 तिया, सॉरी सी। अब ये देखिए लास्ट सवाल है, ये भी ठीक ठाक सवाल है, देखिए तो ध्यान से। कहा एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। सुबह जयपुर से, यहाँ पे सपोज ये जयपुर है, जयपुर से चली है और यहाँ पे भाई दिल्ली है। कहा सुबह 10 बजे जयपुर से चली है ट्रेन, जो है सुबह के 10 बजे यानी कि 10 AM में जयपुर से चली है और दिल्ली 3 बजे पहुंच गई। आप बताएं 10 बजे आप चले और 3 बजे दिल्ली पहुंच गए, यानी कि आपको टाइम लगा कै घंटा? तो भाई टाइम लगा 5 घंटा। अब कह रहा है दूसरा ट्रेन जो है दिल्ली से 11 बजे चलना प्रारंभ करती है, दिल्ली से 11 बजे चलना शुरू करती है और जो है ये दिल्ली 6 बजे पहुंच जाती है। 12 बजे चली, 6 बजे आ गई, यानी इसको टाइम लगा होगा कै घंटा? 7 घंटा। क्लियर है बात ये? अब यहाँ पे इस सवाल में और क्या दिया है सर? कुछ भी नहीं दिया है, ना तो दोनों स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, ना ही किसी भी रेलगाड़ी का चाल दिया है। तो आप करिए क्या, डिस्टेंस भी आपको खुद से निकालना पड़ेगा, चाल भी खुद से निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस आप कुछ मान लीजिए, क्या मान लें? कुछ भी ऐसा मान लीजिए जो 5 और 7 से कट जाए। मानने का XYZ जो दिल करे यार वो मान के बना सकते हैं सवाल, पर 5 और 7 का मल्टीपल अगर मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू सारा इंटीजर में कैलकुलेशन बढ़ेगा आगे। तो 5 और 7 से कटने वाला नंबर मान लेते हैं 35, यानी दोनों स्टेशन के बीच का फासला है 35 किलोमीटर। अब सेट हो गया। अब बताइए अगर जयपुर से चलने वाली गाड़ी जो है 5 घंटे में पूरा डिस्टेंस कवर करती है, यानी 5 घंटे में अगर 35 चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 7 किलोमीटर। तो इसका चाल आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। दूसरी गाड़ी जो है 7 घंटे में 35 किलोमीटर, तो इसका स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब ये सब कुछ तो हो गया, अब क्या करना है? अब यहाँ पे काम हो गया, सब कुछ अब मिल गया। अब सवाल करते हैं, देखिए भाई सबसे पहले तो टाइम सेम करिए। यहाँ से गाड़ी चली है 10 बजे, यहाँ से चली है 11 बजे, टाइम को सेम कर लेना है। या तो इसको 1 घंटा चला लीजिए या फिर इसको 1 घंटा पीछे कर लीजिए। इसी को चला लेते हैं, यहाँ से ये 10 बजे चली है, 1 घंटा इसको चलाए। सपोज यहाँ पे ये 11 बजे आ गई, तो भाई ये गाड़ी 10 बजे चली थी, 1 घंटा बाद यहाँ पे होगी ये, तो 1 घंटा में ये कितना चल ली होगी? 7 किलोमीटर। 7 के चाल से 1 घंटा में 7 किलोमीटर, 35 में से 7 किलोमीटर इधर ये ट्रेवल कर चुकी है। तो अब दोनों के बीच का फासला बचा है कै किलोमीटर? 28 किलोमीटर मानते हैं। अब 11 बजे यहाँ से ये गाड़ी भी स्टार्ट है, 11 बजे ये गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, तो 11 बजे के बाद दोनों गाड़ी के बीच का फासला कितना है? 28 किलोमीटर। तो 11 बजे के बाद मिलने में लगा समय, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जाएगा। 4 से काट दीजिए 3 बार, 4 से काटिए 7 बार, 7/3 यानी कि 2.1/3 आर। 2.1/3 कहने का मतलब 2 आर। 1/3 आवर को अगर आप मिनट में लाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 मिनट हो जाएगा। यानी कि 11 बजे के बाद दोनों गाड़ियां जो है 2 घंटे 20 मिनट में एक दूसरे से मिल गई है। तो 11 बजे के बाद 2 घंटा 20 मिनट लगा है, यानी 1 बजकर 20 मिनट पे ये दोनों घंटे गाड़ी मिली। क्लियर है बात? तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि अब जो है रेगुलर वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है ना? और टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका जो है PDF भी हम डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स भाई। ठीक है, थैंक यू। बाय, सबको गुड नाइट यार।